नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के टाइगर के बारे में, वनराज के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश कई वर्षों से टाइगर स्टेट है। राजनीति में तो टाइगर जिंदा है, लेकिन मध्य प्रदेश के जंगलों में टाइगर खतरे में है, वनराज खतरे में। आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि इस साल 37 वनराजों ने जान गंवाई है। कहीं वो वर्चस्व की लड़ाई में आपस में लड़े और जख्मियों के उनकी मौत हो गई, कहीं शिकारियों का वो शिकार हो गए। इस तरह से 37 टाइगर की जान चली गई है। 2023 नवंबर तक यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर हम पिछले सालों की बात करें तो ये कम था। लेकिन बाघों की मौतों के मामले में महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है, और उत्तराखंड जो है तीसरे नंबर पर आता है। देश में इस साल कुल 159 बाघों की मौत हुई है। 2022 में यह आंकड़ा 121 का था। इसका मतलब है कि 2022 की तुलना में 2023 में अभी तो दिसंबर का महीना पूरा बाकी है और बाघों की मरने की संख्या 159 तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 2022 में टाइगरों की मौत 33 हुई थी, लेकिन अभी नवंबर तक ये आंकड़ा 37 हो गया, 37। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का गौरव तो हासिल किया है, लेकिन टाइगरों की रक्षा के मामले में मध्य प्रदेश का जो वन महकमा है, जो सरकार है, वो थोड़ी सी लचर है, व्यवस्था लाचार है। आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा कि राजनीति के टाइगर तो हैं, लेकिन जंगल के टाइगर खतरे में हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ के विशेषज्ञ अजय दुबे जी, पत्रकार साथी रघुवर दयाल गोहिया जी टेलीफोन पर रहेंगे, और स्काइप पर जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद देवदत्त दुबे जी। अजय दुबे जी से थोड़ा संपर्क करने में दिक्कत जा रही है, स्काइप उनका थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उन्हें हम टेलीफोन पर भी जोड़ सकते हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत रघुवर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं। आप जिस जिले से आते हैं उस जिले में रातापानी वन अभ्यारण्य भी है, वहाँ भी टाइगर की आवाजाही बनी हुई है, और उस रातापानी अभ्यारण्य के जो टाइगर हैं वो भोपाल में भी आके दस्तक देते हैं। केरवा पहाड़ी उन्हीं का इलाका है, और कहते हैं कि अब तो वहाँ से वो रहवासी इलाके में भी जा रहे हैं, और विशेषज्ञ का ये कहना है कि वो अपनी नई टेरिटरी चुन रहे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से जी। बात करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि मनुष्यों ने, हम लोगों ने जंगल में घर बना लिए, और अपने घर में जब टाइगर मूवमेंट करता है तो हम कहते हैं कि वो रहवासी इलाके में आ रहा है। आपकी राय? मध्य प्रदेश के वनराज खतरे में हैं, भले ही सियासत के वनराज सुरक्षित हों। आपकी राय इस पर विस्तार के साथ। जी राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जंगल को सुरक्षित रखने में वन्य प्राणियों का सबसे अहम रोल होता है, और उनमें भी बिग कैट के नाम से जिन्हें जाना जाता है, चाहे वो शेर हो, टाइगर हो, चीते हो, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं वनों की संरचना, वनों की रक्षा, सुरक्षा और इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में, सुरक्षित रखने में एक अहम किरदार निभाती हैं। और वो ही इसलिए खतरे में आ गए हैं क्योंकि जैसा आपने कहा कि राजनीतिक रूप से अपने आप को टाइगर मानने वाले जो प्रदेश के कर्णधार हैं, उनने शायद इस दिशा में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने और बचाने में लगे रहे। और जो मूल रूप से जो वाकई में ओरिजिनल टाइगर हैं, उनके घरों को जो है सेंधमारी की जाती रही है, लगातार जारी है। वन जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वहां मनुष्यों ने अपने आशियाने बना लिए हैं। इसलिए वो शेर, चीते, बाघ जाए तो कहाँ जाए, इसलिए वो लोगों का शिकार भी हो रहे हैं, दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अवैदुल्लागंज रेंज में एक टाइगर का शव मिला है। लेकिन ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो शिकार की हो या कुछ हो, उनको अधिकृत रूप से कहीं भी एक लिस्टेड करने का एक मजबूत सिस्टम जो है हमारे वन विभाग ने या मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इजाद नहीं किया है। इसी की वजह से ये चीजें जो है, इस तरह की हादसे, इस तरह की दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं।
आपको शायद याद होगा कि 1 अप्रैल 1973 में हमारे देश में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और शुरुआत में इसमें 9 टाइगर रिजर्व शामिल किए गए थे, जो अब आज की तारीख में लगभग 53 के आसपास हो गए हैं। जी। और इस प्रोजेक्ट के पहले निदेशक कैलाश नाखला जी थे, जिन्हें द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। उन्होंने टाइगर को बचाने के लिए बहुत काम किया था, अपने निजी स्तर पर भी और शासकीय संसाधनों के रूप में भी। तो इस तरह के लोग जो हैं अब कम बचे हैं। फॉरेस्ट विभाग की, मध्य प्रदेश वन विभाग की हम बात करें तो आप देखिए कि इतने पद रिक्त पड़े हुए हैं जिनकी कुछ भर्तियां हो ही नहीं रही हैं। कुल 1258 तो पद हैं और उनमें भी अगर पद रिक्त हो गए तो आप जंगल की रक्षा सुरक्षा तो अलग बात है, अब वन प्राणियों की सुरक्षा और खुद की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। जी। और भारत में जो मेरी जानकारी है कि 18 राज्यों में 58 या 53 बाघ अभ्यारण्य है, जो लगभग 75,796,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। और साल 2022 तक देश में 3,167 बाघ थे, ये आंकड़े बताते हैं। पिछले 4 सालों में 200 बाघ जरूर बढ़े हैं और दुनिया का 75% बाघ की आबादी जो है हमारे भारत देश में ही है। जी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार इस साल 25 जून तक देश भर में 95 बाघों की मौत तो हो गई। इनमें भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 24 बाघों की मौत हुई थी, जो जैसा कि आपने बताया कि वो अब तक अब बढ़ के 37 बाघों की मौत तक ये आंकड़ा जा चुका है। रघुवर जी, अभी तो 1 महीना पूरा बचा हुआ दिसंबर का, और दिसंबर में पता नहीं क्या स्थिति बनेगी। और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि ये लाइफ टाइम हाई पर पहुंच जाए कि मध्य प्रदेश में जो वनराज हैं, टाइगर हैं, उनकी स्थिति जो है गंभीर है और उनकी सुरक्षा को लेकर सबको चिंता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन पर मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, दरअसल हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि देश में राजनीति के तो टाइगर सब सुरक्षित हैं, लेकिन जो जंगल का असली टाइगर है, जो वनराज है, उसकी सुरक्षा मध्य प्रदेश में कमज़ोर पड़ गई है। और उसी के चलते मध्य प्रदेश में अब तक नवंबर के महीने का जो आंकड़ा है वो 37 वनराज या टाइगर उनकी मौत हो चुकी है। कभी आपस के झगड़े में कि टेरिटरी को लेकर वो किस तरह से आपस में लड़ते हैं और जख्मियों को उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा वो शिकारियों के भी शिकार हो गए हैं। आपकी जानकारी क्या कहती है कि ये जो सारा मामला है ये प्राकृतिक है या सरकार की लापरवाही है, या इसमें शिकारी जो गिरोह हैं वो बहुत सक्रिय हैं? देखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला, यह एक बहुत अच्छी खबर थी जनता के लिए। लेकिन इसके साथ जो जिम्मेदारी बढ़ी उस पर फॉरेस्ट विभाग का एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान रहता है कि ज्यादा बाघ हैं इसलिए ज्यादा मर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब मध्य प्रदेश अविभाजित था वर्ष 2000 में, तब भी हमारे यहाँ 700 बाघ थे। कुछ संख्या उनकी छत्तीसगढ़ में चली गई थी, बहुत कम थी, और आज भी हम 700 बाघ पे ही हैं। हमने 23 सालों में जो हमारी मूल जो गणना जो भी थी उसको हमने वापस हम वहां पहुंचे। अभी हम लॉस में ही चल रहे हैं, क्योंकि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में 1 लाख टाइगर्स थे। लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स और राजा महाराजाओं ने शौक के लिए शिकार किया। आज स्थिति ये हो गई है कि मध्य प्रदेश में भारत सरकार 2008 से कह रही है कि भाई आप लोग इंटरनेशनल जो पोचर्स का नेटवर्क है, जो चाइना से चलता है, बर्मा से चलता है, कोरिया से चलता है, मलेशिया से चलता है, आप उसके निशाने पे हैं, तो आप स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाइए। और ये फोर्स अभी तक नहीं बनी, 2008 से आज 2023 हो गया। इसको लेके हम हाईकोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। कारण ये होता है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वह इस फोर्स को बनाने में कतरा रही है। क्यों? क्योंकि जब भी फोर्स ये बनेगी, इस कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये फोर्स है, राजस्थान में भी है,
और इसमें तो केंद्र का ये प्रावधान था कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो बेहतरीन सुसज्जित मतलब हथियारों के साथ रहेगी, उसको जब तक आप क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो पुलिस से आप बटालियन ले लीजिए किराए पे। राजस्थान ने किराए पे बटालियन ली है, वहां शिकार का प्रतिशत कम है। मध्य प्रदेश में अवैध कटाई, अवैध खनन, अवैध जंगल के कारोबार को छुपाने के लिए वन विभाग के अधिकारी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स नहीं बनने दे रहे हैं। केंद्र इसमें 100% आर्थिक सहायता देने को तैयार है। एक दूसरा, केंद्र ये कह रहा है कि आप जहां भी ये मध्य प्रदेश में टाइगर्स की अजय जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ रहा था कि आपने कहा कि राजस्थान में, कर्नाटक में वहाँ इस तरह की फोर्स बनी हुई है और मध्य प्रदेश में ये नहीं है। 2018 से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या सरकारी जो महकमा है उसके लोगों की वो जो माफिया है, आपने चाइना की बात की, जो विदेशों के तार जुड़े हुए हैं, क्या उस माफिया के संपर्क है? क्योंकि जब यहाँ टाइगर के शिकार होंगे तब उनके शरीर के अंग प्रत्यंग वो लेकर जाएंगे और फिर उसकी दवाओं में भी इस्तेमाल होता है और कई चीज़ों को वो लेकर जाने से क्या इस तरह की कोई संभावना आपको दिखती, कोई आशंका है? अगर वो हो तो जरूर हमारे साथ साझा करें आप। देखिए, अभी सतवर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया अंदरूनी क्षेत्र में वन चौकी के पास एक टाइगर का सर काटा गया। ये अभी जुलाई की बात है। इस पे फॉरेस्ट विभाग हमेशा की आदत है कि जो स्थानीय ग्रामीण रहते हैं, कमजोर वर्ग रहता है, उस पे शिकार का मोहर लगा देता है, उनको पकड़ लेता है और सबूतों के अभाव में वो भी बरी हो जाते हैं। मैं इसी इलाके में 2022 के दिसंबर में नर्मदापुरम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर तवांग को, जो वहां भूटान और अरुणाचल प्रदेश का सक्रिय तस्कर है, उसको सजा दी थी, लेकिन वो जमानत के बाद वो रिहा हुआ और वो गायब हो गया। फॉरेस्ट की इंटेलिजेंस कमजोर रही। उसने, तवांग ने सतपुड़ा में कई टाइगर्स का शिकार किया था। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर एक बाघों के शिकार के लिए सक्रिय है, जमानत पर गायब हो जाता है और राजधानी के बहुत करीब है। तो जो फॉरेस्ट की जो गुप्तचर प्रणाली है, जिसको स्थानीय नागरिकों के साथ बहुत मजबूत नेटवर्क बनाना था, वो असफल हो गई। मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ इन लोग की टाइगर सेल एक जॉइंट संगठन है, उसकी बैठक सालों साल नहीं होती है। गोपनीय सूचना का आदान प्रदान हो, जिले में एसपी और डीएफओ और कलेक्टर मिलकर काम करें। मैंने कहीं नहीं देखा, किसी टाइगर रिजर्व में नहीं देखा कि इन तीनों का समन्वय हो। कहीं ना कहीं जो अवैध शिकार है, जंगल में अवैध खनन है, अवैध लकड़ी कटाई है, उसमें कलेक्टर, एसपी, डीएफओ कहीं ना कहीं थोड़े से जो भी ताकतें हैं माफिया, उनके दबाव में रहते हैं और इसकी कीमत हमारे बाघ चुका, उनकी बाघों की मौत हो रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वन विभाग की जो कमजोर कानूनी पैरवी होती है, उससे शिकारियों को सजा कम मिलती है। सजा का प्रतिशत बहुत कम है। जब सजा नहीं मिलेगी, कानून का प्रभाव क्या होगा? हमारे यहाँ एक टाइगर जो कमेटी रहती है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, उसकी 2020 के बाद से कोई बैठक ही नहीं हुई, टाइगर स्टीयरिंग कमेटी की। तो उच्च स्तर पर भी यदि हम देखें तो बाघों की सुरक्षा की बातें जो है वो कागजों में है, लेकिन कहीं इससे अपराधी डर जाए, इतनी सख्ती हमें जमीन पे देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल। लेकिन अजय जी, मैं लौटूंगा दूसरे दौर की बातचीत में। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो गंभीर है और उसमें आपका जवाब उसकी गंभीरता को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। क्या इसका अंतर्राष्ट्रीय माफिया से कोई संबंध है? दूसरी बात ये कि सरकारें या विभाग इसलिए भी बेफिक्र है क्योंकि उनकी घनघोर लापरवाहियों के बावजूद मध्य प्रदेश में अभी भी 785 बाघ हैं। आप सोचिए कि एक कहावत है पुरानी कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। बाघ अपने आप प्रजनन करके, मीटिंग करके उनकी संख्या बढ़ रही है और महकमा और सरकार खुश हो रही कि टाइगर स्टेट हो गया, जबकि उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ये जो मामला है, मेहनत अपने आप जिसकी वन क्षेत्र में वन्य प्राणी कर रहे हैं, संख्या बढ़ रही है और तमगा मिल रहा है सरकार को, और महकमा अपने सर उठा के और छाती चौड़ी करके घूम रहा है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर जो आपने स्थिति बताई वो बहुत ही गंभीर है और भयावह है कि 2008 से वो जो नियम है जिसमें टाइगर फोर्स को बचाने के लिए फोर्स की ज़रूरत है और बाकी राजस्थान और कर्नाटक या दक्षिण भारत के राज्य उस पर काम कर रहे हैं और वहाँ इसके चलते उनकी मौत कम हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जंगल माफिया है, लकड़ी का है, रेत का है, बाकी जो पत्थर की खुदाई है वो सब माफिया कर रहा है
और उसी माफिया में एक और माफिया जुड़ गया है, वो है टाइगर को मारने वाला माफिया। उस पर मैं आपका जवाब जरूर चाहूँगा, क्योंकि आपके पास जो जानकारियाँ हैं वो कई दफ़ा ऐसी होती है जो सरकार के पास भी देर में पहुंचती है, और अजय दुबे जी आपके पास वो जल्दी पहुंची कि आपने पूरी चर्चा में नेटवर्क की बात की है कि विभाग का जो नेटवर्क है अगर वो स्ट्रांग होगा तो उनको सूचनाएं मिलेंगी किस तरह से वनराज के शिकारी जंगलों में घूम रहे हैं और उनको पकड़ सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। लौटूंगा, हमारे साथ जुड़ गया मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है टाइगरों की, बहुत से टाइगर सुरक्षित हैं लेकिन जंगल के टाइगर खतरे में हैं, और बहुत लंबी बातचीत अजय दुबे जी से हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की लापरवाही, विभाग की लापरवाही लगातार बनी हुई है, और उन्होंने संकेत दिया है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय माफिया की भूमिका मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के मामले में बड़ी कमजोरी है। देश के अन्य राज्यों में थोड़ी सुरक्षा मजबूत है, मध्य प्रदेश में कमजोरी है, और उसका ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया से यहाँ की जो सरकारी तंत्र है उसका गठबंधन है। इसके कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय जो स्मगलर हैं, बाघों को मारने के बाद उनके अंग प्रत्यंगों को लेकर जाने वाले, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं तार जुड़ते हैं। उसमें चीन का भी नाम है। आपकी राय? बिल्कुल राघवन जी, आपने एक अच्छा सब्जेक्ट उठाया जिस पे चर्चा की, और अजय दुबे जैसे जानकार को जोड़ा जिनकी बहुत जानकारी रहती है, बहुत चिंता करते हैं वो पर्यावरण की और इस संबंध में। मुझे लगता है कि इसमें सबको चिंता करने की जरूरत है। जब सरकार यश लेती है कि हम टाइगर स्टेट का हमें तमगा लग गया, तो इस अपयश को भी स्वीकार है कि हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। कितना मतलब एक दर्दनाक है कि हम उस पे अपना रुतबा गौरव बनाते हैं, और टाइगर से प्राकृतिक संतुलन, कितनी चीजें, कितने फायदे। देवदत्त जी, मध्य प्रदेश कई मामलों में बड़ा भाग्यशाली है। सरकारें जंगलों को नहीं बचाती है, इसलिए जंगल माफिया खनन करता है। वो पेड़ को नहीं बचाती, इसलिए जंगल के जंगल यहाँ के सागौन साफ हो जाते हैं। वो टाइगर को भी नहीं बचाती है, लेकिन भाग्य ये है कि इसके बाद भी टाइगर की संख्या बढ़ रही है। 785 टाइगर हैं और 37 को हम खो चुके हैं। ये मध्य प्रदेश का भाग्य कि इतनी माने गंभीर लापरवाही के बावजूद कम से कम टाइगर हमको देश में ऊपर रखे हुए हैं, बावजूद इसके कि हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जी राघवन जी, यदि वाकई में इनकी चिंता और संरक्षण सही हो तो जो मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक जो वातावरण है, जो जंगल है, वो टाइगर के लिए बड़ा अनुकूल है। और उसमें और भी ज्यादा जो टाइगर स्टेट के जो है, और भी ज्यादा इसमें ग्रोथ हो सकती है, और भी अच्छा हो सकता है। अच्छे वन अभयारण्य उनको विकसित किया जाए, और ये टूरिज्म के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सरकार के लिए बहुत सारे इससे फायदे हैं, लेकिन सरकार इनकी उपेक्षा वैसे ही करती है। के लिए तो फायदेमंद होगा, लेकिन माफियाओं के लिए नुकसानदेह होगा। उसके साथ साथ जो भोपाल शहर के आसपास के जंगलों में जो अधिकारियों ने जंगलों में अपने घर बना लिए, फार्म हाउस बना लिए, उनके लिए नुकसानदेह है। भोपाल की पूरी केरवा पहाड़ी पर इन्हीं का राज था, लेकिन अब वहाँ मध्य प्रदेश के IAS, IPS और रसूखदार लोगों का राज हो गया है। और एक पूर्व वन अधिकारी ने तो ये तक कहा था कि अगर टाइगर वहाँ घुसते हैं तो उनको गोली मार देनी चाहिए। ये गंभीर बात है। मैं लौटूंगा आपके पास, समय की कमी रहेगी, आपसे देर में संपर्क हुआ। रघुवर गोया जी भी हमारे साथ हैं। रघुवर जी, मैंने इसलिए आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जिस सीहोर जिले से आप आते हैं, रातापानी अभयारण्य उसी का एक हिस्सा है, और केरवा पहाड़ी का भी कुछ हिस्सा सीहोर जिले में आता है, और मुख्यमंत्री सीहोर जिले की नुमाइंदगी करते हैं मध्य प्रदेश में। सीहोर जिले के इलाके में कई बड़े अफसरों के फार्म हाउस है जो उन इलाकों में आते हैं जहाँ टाइगर का मूवमेंट होता है। आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो जरूर शेयर करें। जी, आप भी उसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, बुधनी विधानसभा क्षेत्र को, और हम मुख्यमंत्री जी के जिला मुख्यालय को बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि पूरे वन क्षेत्र को जो है वो काटा जा रहा है, और वो एक रैकेट है, एक गठजोड़ है जो इस तरह के कामों में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होता है। आदरणीय अजय दुबे जी को भी मैंने बड़े ध्यान से सुना, और ये एक बड़ा उन्होंने गंभीर विषय भी उठाया कि इस तरह की चीजें हो रही हैं जो गंभीर हैं, तो कलेक्टर, SP और DFO और अब ऊपर के लोग जो हैं, ये आपस में मिलके इस तरह की चीजें क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं और इस तरह के हादसे जो हैं इनको रोका जा सके। तो उसका सीधा सा एक ही जवाब है कि ये एक जो सिंडिकेट बन गया है, ये सिर्फ और सिर्फ
अपने हित और अपने स्वार्थों को साधने में लगा हुआ है। बाकी वन अभ्यारण्य, वन्य प्राणी, इन सब से किसी को कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जब हल्ला होगा तो थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाएगी, इसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि नर्मदा के आसपास नर्मदा को कितना छलनी कर दिया गया। अवैध रेत का कारोबार खुलेआम हो रहा है, जंगल खुलेआम काटे जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे आपको पता है कि अभी एक पटवारी की पुनः हत्या कर दी गई। इस तरह के कैसे गंभीर मामले हो रहे हैं। और हमारा पूरा प्रशासन तंत्र जो है वो सिर्फ आंखें बंद किए हुए बैठा है। आपको ये जानकर और बड़ा आश्चर्य होगा कि दुबे जी ने जैसे कहा था कि कार्रवाई जो है, सजा का प्रावधान जो है वो बहुत कम हो रहा है, और उसमें भी इतना लेकुना है कि व्यक्ति जो है आराम से जमानत करा के बाहर चला जाता है। बिल्कुल। वन्य जीवन संरक्षण एक्ट 1972 ये कहता है कि इस तरह की जो भी वन्य प्राणियों की हत्या होती है उन्हें मारा जाता है, बाघों को भी मारा जाता है, तो कुल 3 साल की सजा का प्रावधान है या 25,000 रुपए तक का जुर्माना है, या ये दोनों भी सजाएं दी जा सकती हैं। लेकिन मेरी जानकारी जी बात पूरी करिए। साल की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा दिया गया हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कम से कम आजीवन कारावास की सजा तो होनी ही चाहिए, और वो जो है गैर जमानती अपराध की, जघन्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। लेकिन रघुवर जी, वो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जितने भी धाराएं या जो अधिकार हैं, अगर उनका ठीक से पालन हो तो काफ़ी कुछ चीज़ें रुक सकती हैं। लेकिन मैं अजय जी के पास जाऊंगा ताकि उनसे हम जानकारी ज़्यादा प्राप्त कर सकें। अजय जी, मामला मैंने पूछा था कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जो माफिया है उसका मध्य प्रदेश में संपर्क है, और कुछ अधिकारी क्या उनको मदद करते हैं, उसके चलते बाघों की जो है सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इस पर आपकी राय, क्योंकि ये तो सबको पता है कि खनन के मामले में माफिया को सरकारी तंत्र मदद करता है, सागौन की बात करें उसको कटवाने में मदद करता है, लेकिन टाइगरों को मरवाने के लिए भी क्या वो माफिया अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह है उसकी मदद कर रहा है? ऐसे कोई अगर सूत्र आपके पास हो तो जरूर उसका संकेत करें। देखिए, भारत में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ तो 1972 में जी। उसके बाद 2 टाइगर रिजर्व जो थे राजस्थान और मध्य प्रदेश के, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तस्करों के कारण सफाया हो गया। पूरे एक राजस्थान के अलवर जिले का सारिस्का था और एक पन्ना जिले का पन्ना टाइगर रिजर्व था। ये 2 जगह, सारिस्का जो टाइगर रिजर्व था अलवर का, 2005 में सारे टाइगर समाप्त हुए, और पन्ना में ये घोषणा हुई 2008 में। मध्य प्रदेश सरकार को एनटीसी ने कई मर्तबा लेटर लिखा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, कि इसकी आप सीबीआई जांच कराइए। सीबीआई जांच टाइगर्स की मौत करवाने के मामले में इसलिए कहा गया था क्योंकि सीबीआई के पास अंतर्राष्ट्रीय जो संगठित अपराध है उसके खिलाफ जांच करने की ज्यादा बेहतर सुविधा होती है, और सीबीआई के पास 2 विशेषज्ञता हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ के क्राइम जो रहते हैं उसके मामले में साइंटिफिक एनालिसिस महत्वपूर्ण होती है, उसकी जांच है, और नशे के मामले में सीबीआई का भी एक लैब के कारण वो सशक्त है। राजस्थान सरकार ने 2005 में जब वहां पे सारे टाइगर खत्म हुए तो उन्होंने वहां पे सीबीआई जांच दी। उस सीबीआई जांच में 2009 में कई लोगों को पकड़ा गया और उनको सजा हुई। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 2008 से लेके 11 तक बहुत सारी चिट्ठियां आई भारत सरकार से, लेकिन चूंकि उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और यहाँ भाजपा थी, तो इसलिए दोनों में वो एक जो बाग था वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया और मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच नहीं करी। उस समय 2011 में मलय कुमार राय, एमके राय, अपर मुख्य सचिव वन थे। उनकी एक सरकारी फाइल में लिखित टिप्पणी थी कि मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टाइगर पोचर सक्रिय हैं, लेकिन सरकार ने उसको रफा दफा कर दिया। अब वहां पे ये जो रफा दफा हुआ वो अप्रत्यक्ष तौर पे सरकारी जो अधिकारी थे उन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री को मिसगाइड किया, या जो भी कारण थे। मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि जो बाघों के जो शिकारी रहते हैं उनका केस लड़ने बांधवगढ़ में दिल्ली से वकील आते हैं। बांधवगढ़ के एक कुएं में आज से 6 महीने पहले काफी बड़ी संख्या में बाघों की हड्डियां जब्त हुई थी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जो बाघों को रेडियो कॉलर पहना जाता है 2013 में, उसको हैक करने की कोशिश हुई थी।
पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व है, उसके अलावा टेरिटोरियल फॉरेस्ट भी है। तो अभी हमारे 2023 की जब शुरुआत हुई थी तो साल के पहले दिन वहां पे एक बाघ को फांसी लगा के मारा गया था, और वो करीब 2 दिन तक फांसी, मतलब कम से कम 250 किलो का बाघ पूरा ऐसे एक तरह से लटकता हुआ पाया गया था। और मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करी थी कि बाघों का शिकार रुकना चाहिए और सजा देनी चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में 2 जनवरी को बाघ मिला पन्ना में मरा हुआ, और फिर पेंच में शिकार करके मिला। कोई शिकारी डरा नहीं। बिल्कुल। अजय जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ रहा हूँ, समय की कमी है, आपसे फिर कभी और विस्तार से बात करें, क्योंकि आपके पास खबरों का खजाना, सूचनाएं विस्तार से रहती हैं। क्या जैसे राजस्थान में सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और उसके लेकर लॉरेंस बिश्नोई जो माफिया है वो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसने धमकी दी है कि अगर कोई शिकार करेगा तो हम उसको जान से मारेंगे, क्योंकि उस काले हिरण को वो पूछते हैं। तो क्या कुछ इस तरह की जब घटनाएं होंगी तब क्या बाघ को बचाने की कोशिश होगी, क्योंकि बाघ को देवता को नहीं मानता है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई की जो समाज है, जाति है, वो काले हिरण को पूछती है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी। हमें लगता है कि सिर्फ टाइगर स्टेट से काम नहीं चलेगा, बाघ को की रक्षा करने वाले, पूजने वाले जब लोग आगे आएंगे। लॉरेंस बिश्नोई अपराधी जरूर है, लेकिन उसने काले हिरण को बचाने के लिए बड़ी बात की है और वो बड़ा काम कर रहा है, भले ही वो जेल के भीतर है। समय की बहुत कमी है। दुबे जी, आपसे बहुत देर में संपर्क हुआ, इसलिए आपकी एक आध दो वाक्य में कोई टिप्पणी करना चाहे तो करें इस पूरे मामले में। बिल्कुल। बाघ की रक्षा के लिए जी, हम सबको प्रयास वैसे ही करना चाहिए जैसे हम अपने परिजनों की करते हैं, क्योंकि ये हमारे गौरव स्वाभिमान के प्रतीक हैं, पर्यावरण के संरक्षक हैं। बिल्कुल। और इसके लिए लापरवाही ना की जाए। बिल्कुल। मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवर जी, आपका भी, और देवदत्त दुबे जी, आपका धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।